क्या हो अगर एक वर्क वीजा की कीमत अचानक $1 लाख हो जाए। सुनने में अजीब लगता है ना। आज हम इसी चौंकाने वाले फैसले और इसके पीछे हुई जबरदस्त कानूनी लड़ाई की कहानी को समझने वाले हैं। तो ये सारा का सारा विवाद आखिर किस बारे में था? बस इस एक रकम के बारे में, $1 लाख। जी हाँ, सही सुना आपने। एक वीजा के लिए इतनी बड़ी रकम। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना भारी भरकम शुल्क आखिर लगाया किस पर गया था। इसने सीधा असर डाला H-1B वीजा कार्यक्रम पर, जो कि कई बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये H-1B वीजा आखिर है क्या चीज। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का टेम्पररी वीजा है जो स्किल्ड प्रोफेशनल लोगों को दिया जाता है जिनकी अमेरिका की कंपनियों को टेक्नोलॉजी और विज्ञान जैसे खास फील्ड्स में जरूरत होती है। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 19 सितंबर 2025 राष्ट्रपति की तरफ से एक घोषणा हुई, प्रोक्लेमेशन 10973, और रातों रात H-1B वीजा पर $1 लाख का नया शुल्क लगा दिया गया। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा फैसला आएगा तो हंगामा तो मचेगा ही। तो कौन थे वो लोग जो इस नई पॉलिसी के खिलाफ सीधे अदालत पहुंच गए? चलिए देखते हैं। तो ये कानूनी जंग थी दो खेमों के बीच। एक तरफ थे अमेरिका के बिजनेस और यूनिवर्सिटीज जिनकी नुमाइंदगी कर रहे थे US चेंबर ऑफ कॉमर्स और एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, और दूसरी तरफ उनके सामने खड़ी थी खुद अमेरिकी सरकार। तो इस पूरे केस का जो सबसे बड़ा सवाल था वो यही था, क्या राष्ट्रपति के पास अकेले ही, मतलब कांग्रेस की मंजूरी के बिना, इतना बड़ा नया शुल्क लगाने का कानूनी अधिकार था भी या नहीं? तो चलिए पहले उन लोगों का पक्ष जानते हैं जिन्होंने केस किया था, यानी चेंबर ऑफ कॉमर्स और उनके सहयोगियों का। उनका साफ साफ मानना था कि राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने अपनी शिकायत में इस बात पर बहुत जोर दिया। उनका कहना था कि भाई, ये H-1B कर्मचारी तो अमेरिकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो यहाँ की तरक्की और इनोवेशन में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ये नया शुल्क तो उस तरक्की को ही रोकेगा। उनके जो कानूनी तर्क थे वो मोटे तौर पे 4 बातों पर आधारित थे। पहला, उन्होंने कहा कि ये अल्ट्रा वायर्स है, मतलब राष्ट्रपति ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया। दूसरा, ये कांग्रेस के बनाए हुए मौजूदा कानूनों के खिलाफ है। तीसरा, ये कोई शुल्क नहीं बल्कि एक तरह का अवैध टैक्स है। और चौथा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट यानी APA का भी उल्लंघन है। अच्छा, तो ये तो हुई एक तरफ की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अमेरिकी सरकार ने इन आरोपों का जवाब कैसे दिया? आखिर उन्होंने अपने इस कदम को सही ठहराने के लिए क्या दलील दी? सरकार का तर्क सीधा सीधा उस घोषणा से ही निकल कर आया। उनका कहना था कि ये कदम इसलिए ज़रूरी था ताकि H-1B प्रोग्राम का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उसे रोका जा सके और अमेरिकी कामगारों के हितों की रक्षा की जा सके। सरकार के पूरे केस की जो नींव थी वो एक खास कानून पर टिकी थी। ये कानून है इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट, और इसका एक सेक्शन है 8 USC सेक्शन 1182F, जो राष्ट्रपति को बहुत बड़ी शक्ति देता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति विदेशियों के प्रवेश पर कोई भी प्रतिबंध लगा सकते हैं जिसे वो उचित समझे। तो कुल मिलाके सरकार का कहना था, देखो, कांग्रेस ने ही राष्ट्रपति को ये व्यापक अधिकार दिया है और ये $1 लाख का पेमेंट उसी अधिकार के तहत एक जायज प्रतिबंध है। उन्होंने ये कदम तब उठाया जब उन्हें लगा कि H-1B प्रोग्राम देश के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद आखिरकार अदालत के फैसले का दिन आया, और जो नतीजा निकला वो तो दिलचस्प था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प था जज का फैसला देने का आधार। फैसला आया सरकार के पक्ष में। जी हाँ, सरकार ये केस जीत गई। अदालत ने राष्ट्रपति के इस कदम को सही ठहराया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। जज बेरिल ए हॉवेल ने अपने फैसले में एक बात बिल्कुल साफ कर दी। उन्होंने कहा कि अदालत का काम ये देखना नहीं है कि H-1B प्रोग्राम देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा है या बुरा। ये सवाल इस केस के दायरे में ही नहीं आता। तो देखिए, अदालत की भूमिका को समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। उनका काम ये था कि वो कानून की व्याख्या करें, ये तय करें कि क्या राष्ट्रपति के पास ये शक्ति थी या नहीं। उनका काम ये तय करना बिल्कुल नहीं था कि ये पॉलिसी अच्छी थी या इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद थी। तो इस पूरे मामले से हमें क्या समझ आता है? अदालत ने तो कानून के हिसाब से अपना फैसला दे दिया कि हाँ, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है, लेकिन जो बड़ा सवाल अधूरा रह गया
वो ये है कि क्या उस शक्ति का इस्तेमाल सही था। ये सवाल अब अदालत के बाहर हम सबके सोचने के लिए है। ये हमें इस बात पे विचार करने के लिए मजबूर करता है कि जब कानून किसी को इतनी बड़ी शक्ति देता है तो उसके इस्तेमाल की सही सीमा क्या होनी चाहिए।